नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में रैली करने की अनुमति न मिलने पर भड़की हिमाचल कांग्रेस। कहा, दबाई जा रही विपक्ष की आवाज। शुक्रवार को शिमला में धरना कर जताया जाएगा विरोध। शिक्षा मंत्री से मिले धरने पर बैठे जेबीटी प्रशिक्षु। हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की अपील। शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन। कहा, जल्द दायर करेंगे एसएलपी। पुलिसकर्मियों के सीएम आवास का घेराव करने पर भड़के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष। कहा, कानून व्यवस्था बनाने वाले ही तोड़ रहे कानून। अधिकारियों पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। और हमीरपुर पहुंची स्वर्ण आयोग पदयात्रा। विधायक विक्रमादित्य को धमकी दिए जाने पर कहा, स्वर्ण समाज विक्रमादित्य के साथ। धमकी देने वालों को दिया जाएगा वाजिब जवाब। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर दिल्ली में 12 दिसंबर को कांग्रेस की रैली होनी थी, लेकिन इस रैली को अनुमति नहीं मिली है, जिससे हिमाचल कांग्रेस भड़क गई है। ऐसे में अब प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को शिमला में धरना प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने दिल्ली के राज्यपाल पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर रैली को अनुमति न देने के आरोप लगाए हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। महंगाई के खिलाफ दिल्ली में बड़े स्तर पर रैली की जा रही थी, लेकिन रैली की अनुमति नहीं दी गई, जिससे साफ जाहिर है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है। राठौर ने बताया कि इस प्रस्तावित रैली को अब दिल्ली के बजाय जयपुर में आयोजित करने का कांग्रेस आलाकमान ने निर्णय लिया है। वहीं इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार को राजधानी शिमला में विरोध प्रदर्शन करेगी। 12 तारीख को दिल्ली में जो है महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ी एक रैली होने वाली थी। इसकी पूरी तैयारियां चल रही थी, लेकिन दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने भारत सरकार के निर्देश पे, संभवतः प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पे हमें परमिशन देने से इनकार किया। ये लोकतंत्र की हत्या है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है, क्योंकि हमने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और डूबती हुई हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इन मुद्दों को लेकर हमने जो है प्रदर्शन करना था। हमें इजाजत नहीं मिली, तो हमने ये तय किया है कि शिमला में हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 12 तारीख को अब दिल्ली के बजाय जो है जयपुर में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जयपुर दूर है, कि हिमाचल से भी हमारा जो है पार्टिसिपेशन वहां रहे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन प्रदेश के दोनों ही मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की सभी इकाइयां भी सक्रिय हो गई हैं। इसी कड़ी में ऊना में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर चौधरी व अन्य पार्टी नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझावों को सुना गया। वहीं पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मिशन रिपीट के लिए कमर कसने का निर्देश देते हुए मैदान में डट जाने की बात कही। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जयराम सरकार के 4 साल के कार्यकाल में से 2 साल कोरोना संकट में चले जाने के बाकी 2 साल के कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर भारी होना बताया। भारतीय जनता पार्टी ऊना जिला की आज मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो चर्चाएं प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में हुई हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के ध्यान में बातें लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए अभी 4 वर्ष हो रहे, 27 दिसंबर को। तो भारतीय जनता पार्टी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में मंडी में, जहां तक अभी तक तय हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की कार्यक्रम करने के सोच रहे हैं। लेकिन उसके अगले दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हर मंडल गृह संपर्क अभियान शुरू करेगा। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के काम क्या क्या हुए हैं वो उनको जानकारियां देंगे, जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उनसे मिलेंगे और उस गांव की डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, शहर की डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है,
तो उन सब चीज़ों की जानकारियां लेते हुए कार्यकर्ता आने वाला जो 2022 का चुनाव है उसकी तैयारी का शुरुआत उस समय पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में होगी। उसकी पूरी डिटेल अभी बनेगी जब, क्योंकि 15 दिसंबर से पहले मंडलों की मीटिंगें पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर होनी हैं। 10 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में शुरू हो रहा है, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज जिला के तमाम अधिकारियों के साथ धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर में बैठक ली और विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि यह सत्र 10 तारीख से शुरू होगा और 15 तारीख को संपन्न होगा। कोरोना की वजह से शीतकालीन सत्र धर्मशाला में पिछली बार नहीं करवाया गया था, लेकिन इस बार यह विधानसभा का सत्र यहां पर आयोजित हो रहा है। सत्र में 5 बैठकें होंगी और सत्र के दौरान लेने के लिए अभी तक 576 प्रश्न मिले हैं। परमार ने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि सदन को सौहार्दपूर्ण तरीके से चलाया जाए। सभा में आए और हमें कवर कर रहे हैं। विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र जो 10 तारीख से शुरू होगा और 15 तारीख इसका समापन होगा, पिछले कई वर्षों से जब से ये विधानसभा अस्तित्व में आई, शीतकालीन सत्र यहाँ पर संपन्न होते रहे। परंतु अगर पिछले हम 2 सालों की बात करें तो कोरोना ने पूरे देश और दुनिया के बढ़ते हुए कदमों को रोका है और हम पिछले वर्षों में ये शीतकालीन सत्र नहीं कर पाए। परंतु अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय और माननीय गवर्नर साहब की के संतुति के फलस्वरूप यहाँ पर ये सत्र हो रहा है। लगभग 5 सीटिंग यहाँ पर होंगी। पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं कभी इस विधानसभा को जिन्होंने सुशोभित किया है, उन्होंने अपने कर्तृत्व के आधार पर अपने विधानसभा क्षेत्र प्रदेश को उस शिखर पर पहुंचाने के लिए कोशिशें की हैं। उनको आज उनका 10 तारीख को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उनको याद किया जाएगा और उनका जो योगदान रहा उनको इस सदन में याद करना ये हमारी आवश्यकता है। इस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। 14 तारीख को यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य दिवस निर्धारित किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले से नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं का प्रदेश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के प्रीतिगृह में काफी देर तक जेबीटी प्रशिक्षु धरने पर डटे रहे। यहां पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री जिला कुल्लू भाजपा की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि प्रदेश के 40,000 छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे। वहीं जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बारे में हाई कोर्ट के द्वारा अपना फैसला दिया गया है, लेकिन सरकार जेबीटी प्रशिक्षुओं के हित में अदालत में एसएलपी दायर करेगी। जिस तरह राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान में बीएसटीसी वालों को जो अपना पुरजोर समर्थन दिया और वहाँ पर जो है बीएसटीसी को यानी कि जेबीटी को लेवल 1 के लिए प्रमुखता से उनका साथ दिया और वह इस लड़ाई को जीत गए। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसी तरह जो है हमारा भी साथ दे और प्रमुखता से हमारा इसमें सहयोग दे और हमें विजयी बनाए। जी, आपने देखा होगा कि जैसे कि 26 तारीख को जो फैसला आया उसमें कहा कि इन्होंने कि बीएड वाले अब जेबीटी जो भी 1 से 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमारी यही मांग है अब कि हम नहीं चाहते हैं कि बीएड वाले हमारे साथ आएँ, क्योंकि हम लोगों की दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है और हमारा कोर्स भी अलग अलग बच्चों के लिए है। जैसा कि आप देखते हैं कि बीएड जो है वो है 6 से लेकर 10 तक और जो जेबीटी वाले हैं वो पढ़ाते हैं 1st से लेकर 5वीं तक के बच्चों को।
तो इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग भी बिल्कुल अलग होती है, हमारा सिलेबस भी बिल्कुल अलग होता है, जो हमारा बेस है वो भी बिल्कुल अलग है। हमारा +2 बेस होता है और उनका होता है ग्रेजुएशन बेस। तो आप किस तरीके से बीएड वालों को हमारे साथ ला सकते हो, तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। सर, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम इस तरीके से ही कक्षाओं का बहिष्कार आजकल चला है और ये करते रहेंगे। हम धरना करेंगे, अगर इन्होंने नहीं मानी तो हम शिमला तक पहुंच जाएंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सारे बच्चे हैं, जितने भी यूनियन हैं, सब इकट्ठा करके वहीं पर बैठ जाएंगे सर धरना, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। बीते दिनों सीएम हाउस का पुलिसकर्मियों द्वारा घेराव किए जाने को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास ने कहा है कि अगर कानून की पालना करने वाले ही इस तरह से कानून तोड़ेंगे तो कैसा चलेगा। उन्होंने मामले में वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो पुलिस ने जो ओक ओवर का घेराव किया, 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ पहुँच गए बाबरदी, ये भी गलत किया, ये भी कानून के विरुद्ध है। एक जो यूनिफॉर्म फोर्स होती है वो कभी ऐसा नहीं करती, और जो इन्होंने किया है वो गलत किया है। ये 2-4 प्रतिनिधि जाते हैं, बात करते चीफ मिनिस्टर से कि हमारी ये प्रॉब्लम है भैया, और तो सब जाने की आवश्यकता क्या थी, क्या दर्शाना चाहते हैं पुलिस के जो जवान है कि हम वहाँ गए हैं 2-2.5 हज़ार लोग, और पुलिस के जो अधिकारी कहते हैं कि हमारे को तो पता ही कुछ नहीं है। अरे कमाल हो गई है, सीआईडी काहे के लिए है, अफसर का इतने फौज जो हिमाचल में पुलिस के जो फौज है अफसरों की, इनको पता ही कुछ नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि ये आप तो छोड़ रहे हैं, इनको आप तो छोड़ रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी शराफत और किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, और इतनी भी शराफत ना रखें मुख्यमंत्री महोदय, नहीं तो ये सिर पे चढ़ जाएंगे। आप इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए कि किन पुलिस अफसरों को ये पता नहीं था कि इतने जो पुलिस के जवान जो है वो ओक ओवर में चले गए, क्या ज़रूरत थी। और दूसरी मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, जब कानून में कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है कि जो है पुलिस जो है मुख्यमंत्री के घर में घुस जाए, तो कल को तो सारी आर्मी राष्ट्रपति के घर में घुस जाएगी। कानून के खिलाफ जो चलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इनको भी चाहिए भैया कि कानून के खिलाफ मत खेलें, और वर्दी वाले ही मतलब अगर कानून को अपने हाथ में ले लें तो बाकी क्या, बाकी तो बचा ही कुछ नहीं है। स्वर्ण आयोग आंदोलन के समर्थन में आए विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ पूरा स्वर्ण समाज खड़ा है और विक्रमादित्य को धमकी देने वाले लोगों को वाजिब जवाब दिया जाएगा। पहले भी सही तरीके से यह जवाब दिया गया है, यह कहना है देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर का। रोमित सिंह हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। वीरवार को सुबह करीब 11 बजे देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण समाज की अगुवाई में स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर निकाली जा रही पदयात्रा ऐतिहासिक गांधी चौक पर पहुंची। वहीं दलित समाज के नेता द्वारा हिंदू धर्म को छोड़े जाने की चेतावनी के सवाल पर रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि धमकी देने वाले लोग ऐसा करके दिखाएं। यह लोग पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुके हैं और अगर इनमें हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाएं। कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, जहाँ तक विक्रमादित्य की बात है तो विक्रमादित्य ने खुलकर इस आंदोलन का साथ दिया है। तो जहाँ तक स्वर्ण समाज की बात आएगी, स्वर्ण समाज विक्रमादित्य के साथ खड़ा है, और जहाँ पर जो धमकी देने वाले लोग हैं, धमकी देने वालों को जवाब नाहन में भी मिला है और उनको उन्ना में बड़ी बेहतरी से मिला है। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ साहब, आप लोगों के चैनल के मीडिया के माध्यम से, ये वो लोग हैं जो लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों से कहा इन लोगों की शक्लें पहचान लो अच्छे तरीके से, क्योंकि जवाब देना है और देंगे और ढंग से देंगे, छोटा जवाब नहीं देंगे। क्योंकि जिन लोगों का हमने विरोध नहीं किया वो आज लोग अपने समाज को बरगलाने के लिए, और मैं सारे समाज को नहीं कहता, मैं इन चंद दुकानदारों को कहता हूँ, इनकी दुकानें बंद कराएंगे और ढंग से कराएंगे। धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हो, धर्मांतरण की बात करके तो दिखाओ। इन लोगों ने ये जो मैं नाम नहीं लेता ऐसे बंदे का, देखिए साहब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो दुकानदार हैं, हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो इन लोगों ने किया है। आधे से ज़्यादा धर्मांतरण करके बैठे और बात हिंदू धर्म की करते हैं। बात हिंदू धर्म की, अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं, छोड़ो ना आरक्षण, करो ना क्रीमिलेयर सिस्टम के खिलाफ, बोलो ना, क्यों नहीं बोलते। जब अधिकारों की बात आती है तब अपने आप को कुछ कहते हैं, और जब इनके खिलाफ बात होती है, जब हम अपने अधिकारों की बात, तब हिंदू धर्म याद आता है। ये धमकियाँ जो दे रहा है कि इसने इन लोगों ने पहले भी दी थी, और हम बोलते हैं कि करके दिखाओ, हिम्मत है करके दिखाओ धर्मांतरण,
ये जो हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू जवाब देगा फिर अपने तरीके से और मजबूती के साथ देगा। हमने कहा कि अपनी धमकियाँ अपनी जेब में संभाल के रखो, अपने घर में संभाल के रखो। यहाँ पर ये डरने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पर साथ लेकर चल रहे हैं, बलिदान का प्रतीक लेकर चल रहे हैं। किसी गलतफहमी में मत जीना और किसी भी गलतफहमी में भूल कर भी मत रहना। और यही बात मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से भी इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की गलतफहमी है तो अपनी गलतफहमियाँ दूर कर लो। जो लोग तुम्हारे से डरते आए थे वो डरेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो तुम्हारी दुकानें बंद करवा के रहेंगे तो करवा के रहेंगे, और हर कीमत पर, चाहे जैसे मर्जी बंद करवानी होगी, हर कीमत पर तुम्हारी दुकानें बंद करवा के रहेंगे। कोरोना काल के दौरान कोविड के सेंटरों और अस्पतालों में आउटसोर्स पर ड्यूटी देने वाली स्टाफ नर्सों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद स्टाफ नर्सों ने प्रदेश सरकार से उनकी सेवाओं को बहाल करने की मांग की है। स्टाफ नर्सों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों में उन्हें आउटसोर्स पर रखा था और इस दौरान उन्होंने नियमित रूप से अपनी सेवाएं भी दी और मरीजों की देखभाल की, लेकिन बीती 16 नवंबर से उनकी सेवाओं को अचानक बंद कर दिया गया, वो भी बिना किसी लिखित पूर्व सूचना के। हमारी सेवाएं सरकार ने इस वैश्विक महामारी के दौरान ली। इसमें हमने जोनल हॉस्पिटल में भी ड्यूटी दी और कोविड सेंटर्स में भी ड्यूटी दी, और अब हमें सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिस टाइम लोग घरों से निकलने को कतराते थे और उस टाइम हमने अपनी जान की परवाह किए बिना हर इस संकट की घड़ी में हर प्रकार से सरकार की सहायता की है। जैसे ही सरकार को हमारी ज़रूरत थी, हमने बिना कुछ सोचे समझे सरकार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन अब जब उन्होंने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया तो अब ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमीरपुर जिला की महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद बेचने के लिए ई स्टोर ऐप उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके जरिए वे अपना उत्पाद पूरे देश में बेच सकेंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आय में बढ़ोतरी करना है। ई स्टोर ऐप के जरिए महिलाओं के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने और उनके उत्पादों की सूची आम जनता को उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर जिला के 12 महिला स्वयं सहायता समूहों को इस ऐप के साथ जोड़ा जा चुका है। इससे ई स्टोर ऐप के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद ऑनलाइन बेचने में आसानी होगी। गाँव में बहुत सारी ऐसे ट्रेडिशनल ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है और अलग अलग विभागों की इस तरह की जहाँ जहाँ स्कीम्स हैं उसके तहत उन कार्यों को करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं की, उनको बनाया गया है। और ये एक भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है NRLM, और जिसके तहत महिलाओं की जो रोजगार के तहत कम से कम हर परिवार का जो है इनकम, मंथली इनकम जो है उसमें बढ़ावा देने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप, विलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप और विलेज लेवल पे उनको मार्केटिंग और उनको दूसरी जो एक्सपर्टीज प्रदान करके उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए एक बहुत कारगर ये एक स्कीम जो है ये काफी समय से हम लोगों के द्वारा जो है हमारे DRDAs, ब्लॉक्स, पंचायत द्वारा चलाए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय नाहन में स्थित डॉक्टर YS परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के मद्देनजर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश भारद्वाज आज मीडिया से रूबरू हुए। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 100 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और सम्मेलन के दौरान अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। दिनेश भारद्वाज ने बताया कि पहली मर्तबा नाहन कॉलेज के इतिहास में राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के नामी शिक्षाविद हिस्सा लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल प्रदेश में यहाँ की भौगोलिक स्थिति को लेकर देखते हुए नई शिक्षा नीति को किस प्रकार लागू किया जाए, इस पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। जी, कल से हमारे महाविद्यालय में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हो रही है, रीडिफाइनिंग एंड री इमेजिनिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारा प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने में अग्रणी स्थिति में है और हमें निर्देशित भी ये है कि हमें इस एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी सिलसिले में हमने एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें देश के दूर और अच्छे संस्थानों से
बहुत प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 दिन तक इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, खास तौर से हिमाचल के ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक सिचुएशन को देखते हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।